एनएससीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आके बहुत लोगों के दिल धक धक कर रहे होंगे, क्या मैं CSCS एनएससीए CSA सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बन पाऊंगा? अच्छा, बहुत से लोग जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनना चाहते हैं, ठीक है, उनका अभी बस ये मन में ये होगा कि यार बस एक बार कोर्स हो जाए, उसके बाद तो मैं फिर इंडस्ट्री में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सपने होंगे आपके बहुत सारे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम सपने वहां तक के देख रहे हो, आज में अभी में तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ एक्शन ले रहे हो? कुछ तुम अभी भी बिस्तर पे ऐसे ही पड़े होगे, सुबह सुबह से उठे हो, ना नहाए होगे ना तुम धोए होगे, ठीक है? नहा धो तो लो भैया, फ्रेश व्रेश हो जाओ आराम से, चलो इस क्लास के बाद हो जाना, ठीक है? एक्शन तो लेना शुरू करो, छोटे मोटे एक्शन लेना शुरू करो, हैबिट तो सुधारो अपनी, ठीक है? इतना आसान नहीं है कोच बनना। हाँ, अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो एग्जाम तो मैं पास करा दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर तुम आलसी रह जाओगे तो कहाँ से कम कामयाब बनाऊंगा? जॉब पे तो जाना ही पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा शुरुआत में। तो ये है। तो अब यहाँ पे देखो, इसकी बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। अब एलिजिबिलिटी में हो सकता है अभी आप में से 70% लोग आ पाए, 30% ना आ पाए। तो मैं बता देता हूँ, दिल छोटा मत करना, मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, बस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए गट्स करने की। पहली एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री। अभी जो भी बंदा जिसके पास बैचलर डिग्री है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है? क्या है? इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब यह है कि आप में से काफी सारे लोग हो सकता है कि जो एलिजिबल हो, किसी भी फील्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फील्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अंडर यूजीसी के होनी चाहिए। मतलब कि आप जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसका फुल फॉर्म्स के आगे बताऊंगा, यूजीसी, यूजीसी सर्टिफाइड, मतलब यूजीसी से एक्रेडिटेड कॉलेज होना चाहिए, कोई फेक कॉलेज होना चाहिए, तो आपकी डिग्री काम करेगी, आप एलिजिबल हो। बस इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा जो छोटे मोटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दूसरा क्या, आपके पास CPR और AAD का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो एक दिन का कोर्स है, कहीं से भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा कहाँ से करना है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से कर सकते हो, अगर तुम्हें हैंड ऑन स्किल चाहिए, मतलब बिल्कुल सामने से सीखना है, तो वही बढ़िया रहेगा, तो कर लेना। वरना एक और ऑप्शन है सस्ता भी, वो भी बता देंगे बाद में, ठीक है? इसके अलावा तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको सर्टिफिकेट हाथ में चाहिए अपने, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इनका एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अंदर ना 2 एग्जाम होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे कि आपका जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बैचलर डिग्री है, उसके अलावा CPR सर्टिफिकेट है। मेन चीज ये है, यहाँ पे जो ये तीसरी चीज यहाँ पे रखी है मैंने, डुअल सेक्शन एग्जाम पासिंग रूल, इसके अंदर क्या है कि भाई इसमें 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है? एक एग्जाम नहीं होता, 2 होते हैं, एक दिन में ही 2 एग्जाम होते हैं, दोनों पास करने पड़ते हैं। अगर दोनों पास करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, तो आप पूरे एलिजिबल कहलाओगे। वरना तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक में पास हो गए, एक में फेल हो गए, तो दूसरा एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी दोबारा। अब उसकी तैयारी कैसे, मतलब दोबारा तैयारी, इनका मतलब ये है कि सर कब तक कर सकते हैं, कब दोबारा री एग्जाम दे सकते हैं, वो सारी चीजें आगे बताऊंगा, बस इतना समझ लो ये चीज है, ठीक है? सारी बातें खुलेंगी, मैं धीरे धीरे खोलूंगा पत्ते, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला देख लो जी। अब यहां पर आता है जी, अंडरस्टैंडिंग द CSCS एग्जाम आर्किटेक्चर। भाई CSCS का एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, ये जानते हैं, क्योंकि हमें कोर्स का सब कुछ पता चल चुका है, तो बात आती है जी पढ़ाई। अब आप में से जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, जितने भी लोग अभी अवेलेबल हैं, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, इतना पैसा मत बचाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करके, तैयारी करके ही इसकी तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करना, वरना प्रिपरेशन फीस बचाने के चक्कर में एग्जाम फीस खराब कर लोगे। इतना आसान एग्जाम नहीं होता, ठीक है? हाँ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला होना चाहिए मेरी तरह, ठीक है? तो हो जाएगा। तो भाई CSCS का जो एग्जाम है, इसके बारे में देखो क्या है, इसका एग्जाम स्ट्रक्चर समझते हैं। इसके एग्जाम को स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले समझो, इसके ना 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है? जिसके अंदर पहला सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक फाउंडेशन, मतलब फर्स्ट पेपर होता है साइंटिफिक फाउंडेशन के ऊपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल और अप्लाइड के ऊपर। ये जो साइंटिफिक फाउंडेशन वाला जो पेपर होता है ना, इसके अंदर ये जो पेपर होता है, ये 1.5 घंटे का होता है एग्जाम, ठीक है? मतलब 90 मिनट्स का। और ये वाला होता है 150 मिनट्स का, मतलब कि 2.5 घंटे का। इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं ना, वो टोटल क्वेश्चन आते हैं इस वाले के अंदर, साइंटिफिक फाउंडेशन वाले में 95, और इस वाले में आते हैं 125, ठीक है? अब बात यह है यहाँ पर, तुम्हें शायद ये चीज पता ना पता हो, इसमें स्कोर्ड क्वेश्चन तो होते हैं 80 और नॉन स्कोर्ड होते हैं 15। इसमें कंफ्यूज मत होना, बताता हूँ क्या है। सेम इसमें स्कोर्ड क्वेश्चन होते हैं 110, नॉन स्कोर्ड होते हैं 15। नॉन स्कोर्ड को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, मतलब कि CSCS एस भी यही सेम चीज करता है, एस में 25 होते हैं। CSCS और एस दोनों क्या करते हैं, ये हर साल या फिर जो भी इनका होगा हिसाब किताब, ये न्यू न्यू क्वेश्चंस बनाते हैं, और इनको किसके तौर पे, प्रैक्टिकल के तौर पे, मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पे डाल देते हैं, ये देखने के लिए कि हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं
ये क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या हमें इसको आगे स्कोर्ड क्वेश्चन में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो वो क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन डालने से क्या होता है भाई, स्टूडेंट देखता है, नया क्वेश्चन होता है उसके लिए, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन कहीं से मतलब कि लॉजिकली गलत होगा, फैक्चुअली गलत से गलत होगा, तो भाई उसका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से ना स्टूडेंट को दिक्कत होगी, ना ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होगी, क्योंकि वो नॉन स्कोर्ड है। उसके तो नंबर मिलने ही है आपको। मिलने का मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे, चाहे गलत हो सही हो, लेकिन आपको नंबर मिलेंगे पूरे, लेकिन जवाब देने पड़ेंगे। और आपको नहीं पता होगा ये 15 क्वेश्चन है कौन से। इन 95 में आपको नहीं पता होगा ये 15 कौन से हैं, ना ही 125 में पता होगा। बस आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो बस इतना समझ लो भैया, इसके नंबर तो इसके नंबर तो मिलेंगे अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। अब बात यह है कि सर ये जो दोनों पेपर होते हैं, मान लो इक्का दुक्का, अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे जो स्पेशल फोकस वाला सेक्शन रखा है मैंने, जो साइंटिफिक फाउंडेशन वाला था ना पेपर 1, उसके अंदर जो स्पेशल फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्योर स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर। मतलब जो मैं अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आप में से कितने लोग अभी देख रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, CSCS की मैं क्लासेस दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैं जस्ट अवेयरनेस के लिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आए लोगों उसके अंदर डिफिकल्ट है या नहीं है। तो उसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि भाई एक एक टॉपिक में पढ़ा देता हूँ किसी एक चैप्टर का, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाता चलूंगा आगे भी। अच्छा, कुछ लोग कंप्लेंट भी कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, बहुत टाइम हो गया, ये है वो है, ठीक है। तो भाई बात इतनी सी है कि मैं वीडियो डालता हूँ, बट मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए होती है। अब उस पर लोग देखते तो वीडियो बहुत है, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे। अब व्यूज़ नहीं आते तो कभी कभी मन करता है यार आज कल बना लेंगे, कल बना लेंगे। तो तुम चाहते हो मेरी मोटिवेशन बढ़े, तो भैया उस वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ, उसको चैनल को भेजो लोगों तक जो लोग फिटनेस में आना चाहते हैं। तुम अपने तक बचा के बैठ जाते हो, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा किसी को, मैं नहीं बनने दूंगा किसी को कुछ भी, मैं ही बनूंगा, नहीं ऐसे नहीं होता। नॉलेज को स्प्रेड करो। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस फिटनेस इंडस्ट्री में करियर है, ये बताओ लोगों को, अपने पेरेंट्स को भी बताओ, उनको भी पता चले कि हाँ जी कितना पैसा है। और जो स्टूडेंट्स छोटे हैं, इनको लग रहा है कि जी माँ बाप, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, इंडस्ट्री में नहीं आने देंगे, मना करेंगे, जो भी है, तो भाई उनकी काउंसलिंग करा दो। तो ये जो काउंसलिंग सेशन है इसलिए नहीं रखा कि खाली बच्चों से ही बात करेंगे, स्टूडेंट से ही बात करेंगे। अगर तुम 21 22 30 साल के हो, कॉलेज में हो और तुम फिटनेस पाना चाहते हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो एक बार काम करो, पेरेंट्स की काउंसलिंग करा दो। पेरेंट्स को बोलो आप एक बार उनसे बात तो करके देखो, मत करो पर कोर्स परचेज, लेकिन बात तो करो। तो दोनों बैठो साथ में और अपनी काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग करानी है, अगेन अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर बोलो जी मुझे अपनी काउंसलिंग करानी है, और अपना नाम, अपनी एज, आप क्या करते हो, ठीक है, स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो क्या कर रहे हो, क्या काम है, बस वो बताओ, ठीक है। ये है। अब आगे देखो इसके अंदर, इस वाले के अंदर क्या है, इसके अंदर जो फोकस होगा वो, मतलब इसके अंदर जो मेन फोकस है वो 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं जो वीडियो बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइज की टेक्निक के बारे में पूछा था कि यहाँ पे ये पूछा था मिस्टेक्स कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला देख लो। आगे जो है आपके सामने, वो है आपके सामने जी कि सर डोमेन वेटेज बताओ। डोमेन वेटेज का मतलब ये है, जैसा आपने एससीपीटी के अंदर पढ़ा कि भाई डोमेन्स होते हैं कुछ, इसके ऊपर बाद में कभी डिटेल में दोबारा वीडियो बना दूंगा। अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं रखा क्योंकि इसको जब मैं ओरिएंटेशन क्लास 2 लूंगा ना बैच में, उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो देखो डोमेन होते हैं यहाँ पर। डोमेन का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शन है ना, पेपर 1 है फाउंडेशन, इसमें से किस किस में से एग्जाम में आता है। तो एक्सरसाइज साइंस में से 60% आता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में से 25%, न्यूट्रिशन के अंदर से 15%, प्रोग्राम डिजाइन में से 40%। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आप लिख रखे हैं 48 20 12 फ्लोट 44, ठीक है, सॉरी ये इसमें से मतलब यहाँ पे देखो 15 तक 12 20 48, तो सर ये इतनी क्वेश्चन आते हैं, नहीं ये कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये जैसे एक आइडिया दिया है आपको कि इतने इतने आ सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते हैं 1-2% या 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे। अब जो अगला सेक्शन है प्रैक्टिकल वाला, उसके अंदर प्रोग्राम डिजाइन में से 40% आता है, जिसमें से 44 क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज टेक्निक में से 25% आता है, 28 आता है, ठीक है। और आपका जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर से 20% आता है, और ORG एडमिनिस्ट्रेशन से 15% आता है। इस डोमेन के ऊपर डिटेल में क्लास 2, मतलब जो ओरिएंटेशन क्लास 2 होगी 19 जुलाई को, उसमें बताऊंगा। तो उससे पहले जो ज्वाइन कर लेगा उस क्लास में आ ही रहा है वैसे भी, तो वहाँ आपको बता ही दूंगा। बाकी यूट्यूब पे जो स्टूडेंट है उनको भी वो वीडियो मिल जाएगी, अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, और क्या है, ठीक है, देख लेना। चलो अब आगे देखो अगला क्या है। तो भाई ये हो गया डोमेन का। डोमेन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, वैसे पीडीएफ से पढ़ सकते हो तुम, इस पीडीएफ में भी लिख रखा है, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ कि कुछ पत्ते ना बाद में खोलने चाहिए वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये है। अब जो यहाँ पे बात समझने वो क्या की है कि मैंने ना यहाँ पर रिसोर्सेज बताया कि रिकमेंडेड रिसोर्सेज क्या होने चाहिए अगर तुम्हें स्टडी करनी है इस एग्जाम की। देखो भाई तुम इतनी तो बात समझ चुके होगे मेरे से अभी तक, जब से यूट्यूब पे तुम पढ़ रहे हो
कि सर आपने एक बात बोली, कॉन्सेप्ट इज की, शुरू से ये बात बोल रहे हो, और कॉन्सेप्ट तब समझ में आता है जब तुम उसको रिलेट कर सको। मतलब जब हम उसको अपनी लाइफ में रिलेट कर पाएंगे तब हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर तुम इवेपोरेशन इवेपोरेशन एग्जांपल देना, इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का भाप बन के उड़ना। इवेपोरेशन अलग चीज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर अलग चीज है। अब आपको सर दोनों के अंदर क्या, तुम पानी को गर्म करो वो भाप बन के उड़ जाएगा, और सेम इवेपोरेशन के अंदर भी पानी भाप बन के उड़ता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस कॉन्सेप्ट का ही है, वो तुम समझोगे ना, जब रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिकली समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें बस, जो लोग जानते हैं वो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कि बॉइलिंग ऑफ वाटर के अंदर क्या, पानी को उबालोगे तो भाप बन के उड़ता है, और इवेपोरेशन भी पानी भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग है प्रोसेस। ठीक है, इनके पीछे की साइंस थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, लॉजिक डिफरेंट है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में समझना, रिलेट करके समझना। तो डिफरेंस तभी समझ में आएगा चीज़ों के बीच में, रिलेट कर पाओगे, वही मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपको समझनी है कि स्टडी का मतलब ये है कि हमें एक ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि भाई हम ना अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से रिलेट कर पाएँ और उसको प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। इसके लिए आपके पास ना 2 रिसोर्सेज़ हैं। पहला तो वही कॉमन, हर एक कोर्स की एक अपनी खुद की मैनुअल होती है। जैसे एसेंशियल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग, ये एनएससीए की ओरिजिनल मैनुअल है। ठीक है, लोग पूछते हैं कि सर इतनी बहुत होती है, ये इनफ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तैयारी हो ना प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मतलब प्रिपरेशन के लिए बोल सकता हूँ, पढ़ने के लिए स्टडी के लिए बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो है उसके लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक ऐड करना होगा, वो इन्हीं का क्वेश्चन बैंक आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस इतना बहुत है। ठीक है, बाकी तो भाई वही अगेन प्रैक्टिकल को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास है भैया गेम चेंजर चीज, वो क्या है, जितने लोगों ने एस की मेरी खुद की बनाई हुई मैनुअल खरीदी है, सीपीटी वाली जो मैंने बनाई है, जिसको मैंने ऐसी लैंग्वेज में बनाया जैसा आपको लगेगा सर खुद पढ़ा रहे हैं सामने से, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो बुक जिन लोगों ने देखी है, मोस्ट लोगों के पास वो पहुंच चुकी है, यूट्यूब पे काफी लोगों ने परचेज किया है उसको भी। तो जैसी वो बुक है ना, सेम वैसी ये बुक बनाई है कि आप सी एस एग्जाम को एक बार में निकाल दोगे, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और अगर कोई बंदा कहीं और से सी एस कर भी रहा है ना, अगर कहीं और से पढ़ रहा है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा एक बार जाकर ना टीम से बात करना हमारी, वो आपको एस का, जो एस की मैंने बुक बनाई है ना, वो आपको भेज देंगे, मतलब बुक नहीं भेजेंगे, एक दो स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो बुक बनाई किस तरीके से। अगर आपको लगता है कि बैच ज्वाइन करना तो बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपको लगता है कि सर बुक ही मिल जाए अभी के लिए तो बुक ले लेना। ठीक है, सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि बैच में आ जाना, भाई फायदे में रहोगे ज़्यादा, बुक तो क्योंकि उसमें फ्री मिलेगी। ये है। तो भाई गेम चेंजर क्या है, वो है मेरी खुद की बनाई हुई सी एस एस की स्टडी मैनुअल, जैसे मैंने एस की बनाई है। बस इसको उठा लो, इससे सब क्लियर है। जैसे मैंने बताया कि ऐसा लगेगा कि सर एक एक कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, और अब गेम समझ में आ रहा है कि क्या है कॉन्सेप्ट असल में कैसे ब्रेक होगा। ये है। ठीक है, बस। अच्छा, ये चीज़ जो आपके सामने जो चल रही है ना, ये जो पीडीएफ है, ये मैंने एक स्टडी गाइड बनाई है। ठीक है, जो आपको ये बताएगा, वही जो सेम चीज़ ए टू जेड आपको सब कुछ दे देगा। वैसे तो मैं इससे आपको बता ही रहा हूँ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद इसमें से जानने को मिलेगी, जैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्टडी करनी है, वो स्ट्रैटेजी दे रखी है इसमें, वो आप देख लेना। ये स्टडी गाइड वैसे मैंने पेड बनाई थी, लेकिन मैंने इसको अभी सभी के लिए फ्री कर रखा है कुछ टाइम के लिए। तो आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई इसको, जिनको ये स्टडी गाइड चाहिए, तो एक काम करना, जो टीम का नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन, वो स्क्रीन पे नहीं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्क्रीन पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो नंबर है, वहां पर जाना दोबारा, और उस नंबर पे ही इस पीडीएफ के लिए डिमांड भी कर देना। ठीक है, जब काउंसलिंग कराओगे, अगर लगता है काउंसलिंग की जरूरत है, लगता है तुम्हें कि सच में तो फिटनेस इंडस्ट्री में आना है, तो साथ में आप कोई पीडीएफ भी दे ही देंगे। ठीक है, तो ये है। तो अब आगे देखो,